ठीक है, जो अगला हम टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक की बात कर लेते हैं अब। तो हम 16th ग्रुप पढ़ रहे थे, पी ब्लॉक में, और 16th ग्रुप में मैं आधा पढ़ा चुका था पहले वाले में, जो कि आपको मिल जाएगा, देखेंगे तो आप, वहां लिखा होगा पी ब्लॉक 16th ग्रुप लेक्चर 1, और आज उसका लेक्चर 2 चल रहा है। तो अब ओजोन तक कंप्लीट हुआ था, अगर याद हो तो, कहां तक हो गया था? ओजोन तक। और आज हम पढ़ेंगे उसके अंदर H2O2 अगला। ठीक है, आपने शीट भी देखी होगी, तो शीट के अंदर नेक्स्ट क्या था? H2O2। ठीक है, आया ना? पक्का? चलो अब H2O2 की बात कर रहे हैं, तो H2O2 की प्रिपरेशन की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं Na2O2 और H2O ले लूं, ठीक है, तो अगर H2O लेता हूं तो यहां पर रिएक्शन आप देखो अपने आप ही क्या बनेगी, है NaOH प्लस H2O2। लेकिन इस H2O2 की खास बात है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, टूट जाएगा। 25 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होगा, टूट जाएगा। इसलिए आपको इसको आइस कोल्ड यानी कि बहुत ठंडा लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ठंडा लेंगे तब जाकर के आपका H2O2 बनेगा, वरना ये टूट जाएगा। तो आपको Na2O2 की रिएक्शन करानी है H2O2 से, लेकिन कैसा होना चाहिए H2O2? बर्फ वाला पानी, मतलब जिसका टेम्परेचर बहुत कम हो, तब जाकर के बनेगा। दूसरा, BaO2 की अगर H2SO4 से रिएक्शन कराएं तो आपके BaSO4 प्लस H2O2 बनेगा। लेकिन इस रिएक्शन की एक खास बात है, ये H2SO4 इस H2O2 के डिकम्पोजिशन को कैटेलाइज्ड करता है, मतलब H2O2 के टूटने की जो रिएक्शन है उसको ये H2SO4 ही कैटेलाइज्ड करता है, मतलब कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा ये H2SO4 H2O2 के टूटने के लिए। तो क्या आप एक ऐसा एसिड लेंगे जो H2O2 को तोड़ दे? आंसर है नो, नहीं। इसलिए आजकल इसको हटा करके हमने BaO2 के साथ H3PO4 को लिया है, जिससे Ba3PO4 प्लस H2O2 बनता है। अब इस Ba3PO4 को हम वापस H2SO4 से रिएक्शन करवा देते हैं, और H2SO4 से रिएक्शन कराने के बाद यहां पर वापस ये BaSO4 प्लस H3PO4 बन जाता है। ये H3PO4 वापस से यहां रिसाइकल हो जाता है। ये H3PO4 वापस से क्या हो जाता है? ये यहां पे, अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद हुई नहीं हुई? चलो बताओ फटाफट। क्या कि BaO2 की H2SO4 से रिएक्शन कराने पर H2O2 बनता है, लेकिन ये जो H2SO4 है ये H2SO4 खुद इसको डिकम्पोज करने के लिए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, तो ये टूट जाएगा। कैटलिस्ट आया ना, कैटलिस्ट की तरह होगा, टूट जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? H2SO4 नहीं ले रहे, हम किसको यूज कर रहे हैं फिर? हम बताओ जल्दी से, H3PO4 को। H3PO4 को यूज करेंगे तो क्या होगा? H3PO4 को यूज करेंगे तो ये डिकम्पोज नहीं होगा, और अगर ये डिकम्पोज नहीं होगा तो बचा रहेगा। अब ये जो बेरियम फास्फेट मिला, इस बेरियम फास्फेट की H2SO4 से रिएक्शन करा दी, और रिएक्शन करा के BaSO4 बना के H3PO4 लिया है। ये H3PO4 वापस से रीयूज्ड हो जाएगा, तो इसलिए H2PO4 को बार बार खरीदना नहीं पड़ेगा। क्लियर? ये 3 रिएक्शन है आपकी H2O2 की प्रिपरेशन की रिएक्शन है। समझ में आई कि नहीं आई? पहले बताओ। आया ना? 3 क्या 2 हो गई, मतलब तीसरी तो दूसरे का ही पार्ट थी। टू इथाइल एंथ्राक्विनोन, क्या बोले जल्दी बताओ? हाँ या ना? जल्दी बोलो, क्या बोले जल्दी बताओ? टू इथाइल
एंथ्राक्विनोन। क्या बोला जल्दी बताओ? 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। तो ये 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन है और ये 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन जो होता है वो H2 और पैलेडियम से रिएक्ट करके उसको रिड्यूस करता है और रिड्यूस करने के बाद आपका ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, ये कंपाउंड क्या बना? एंथ्राक्विनोन है तो एंथ्राक्विनोल हो जाएगा और इस क्विनोल का फिर ऑक्सीडेशन करते हैं अपन। तो इस एंथ्राक्विनोल का ऑक्सीडेशन करने पर आपके पास वापस से ये आ जाएगा एंथ्राक्विनोन और साइड प्रोडक्ट आ जाएगा H2O2। तो इसका इस्तेमाल भी आपके H2O2 के प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जेईई में आ चुका है ये और ये आता भी है। तो तीसरी प्रिपरेशन हो गई H2O2 की। 2 एंथ्राक्विनोल से अगर उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बन जाता है आपके पास? H2O2 और इसको वापस रीयूज कर लेते हैं। हाँ या ना? ये जो बीच में एंजॉय ड्रिंक है वो गलत है, उसको हटा देना शीट के अंदर से, शीट वाली को मत देखें। ठीक है, ये इसको देख लेना, शीट में मत देखना। ठीक है, उसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था, वो करवाया भी था क्लास में जब डिस्क करा देते हैं। क्लियर? आया ना? अरे यहां C2H5 भी था ये। ठीक है, वो भी मिटा रहा हूं तो दिखा नहीं मेरे को। ठीक है ना? क्लियर? अब इधर देखो, अब अगर हम बात करते हैं किसकी, इसकी प्रॉपर्टीज की, तो H2O2 जो होता है वो कैसा होता है? एसिडिक। कैसा होता है? एसिडिक। H2O2 जो होता है वो एक कलरलेस, क्या बोला? कलरलेस लिक्विड है। इसमें कई जगह आपको मिलेगा पेल ब्लू लिक्विड, तो उस पेल ब्लू लिक्विड को आपको बिल्कुल कलरलेस की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, कलरलेस होता है और इसका जो है वो करीब करीब बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखोगे तो 152 कितना 152 होता है। 152 जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इस कंडीशन में इसमें क्यों होगा ऐसा वो देखना। जब हम वाटर को बात करते हैं तो वाटर के केस में 4 एज बॉन्डिंग होती है और अगर आप इसको देखोगे तो इसमें 6 एज बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इसके अंदर H2O2 में 6 एच बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वाटर से। हाँ या ना? जल्दी बताओ, बोलो क्या बोला, जल्दी बताओ कि H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि H2O2 में 6 एच बॉन्डिंग होती है और उसमें नहीं होती है। क्लियर? मतलब उसमें कम होती है इससे। अब H2O2 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होता है। क्या बोला, जल्दी बताओ? H2O2 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो पहले तो इसको समझे हम कि H2O2 में ऑक्सीजन -1 में है। अगर मैं आपसे यहां पर बोलूंगा कि ये जो है वो H2O में चला गया और यहां आपका मैं बोलूंगा कि वो O2 में चला गया, तो क्या मैंने ये रिएक्शन सही लिखी? सोचो तो देखना जरा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा -2। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होगा कि दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा -1 0। क्या मैंने ये सही लिखा? देख के बताओ। हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाँ या ना? सही है। तो ये रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होता है। क्लियर सबको? अब इधर देखो, अब अगर हम बात करते हैं इसकी रिएक्शंस की, तो अगर इसकी रिएक्शंस की बात करें हम तो सबसे पहले जैसे पीबीएस ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है अगर याद हो तो। ठीक है, ये H2O2 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? PbSO4। ये देखो -2 से इसको +6 में ले आया, तो ये -1 से कहां जाएगा? अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस होगा तो क्या बनना चाहिए? H2O। क्लियर? तो ये रिएक्शंस आएगी। ये एक बहुत फेमस रिएक्शन है। फेमस रिएक्शन कैसे है देखना जरा। क्या फेमस रिएक्शन है कि जब ये जो पीबीएस है, पेंटिंग से होती है ना, पेंटिंग, वो काफी से लंबे समय तक रखने के बाद ब्लैक हो जाती है। तो ब्लैक होने के बाद उनको अगर साफ करना हो तो इस सॉल्यूशन से किया जाता है H2O2 से। तो वो क्या करता है? इस PbSO4 को ऑक्सीडाइज करके PbSO4 में ले आता है और ये PbSO4 पानी में इनसोल्युबल होता है तो बाहर निकल जाता है पानी से। ठीक है, तो इसको पेंटिंग साफ करने के लिए भी इसका काम किया जाता है। क्लियर? हाँ या ना? ओल्ड ऑयल पेंटिंग्स को इसमें क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर सबको? तो ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट थी इसमें।
लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मेटल सल्फाइड आ रहा है, ये मेटल है सल्फाइड और H2O2 हो तो वो उसको मेटल सल्फेट में ले जाता है। लेकिन अगर सिर्फ H2S है तो फिर इसका पोटेंशियल इतना नहीं हो रहा है कि वो इसको सल्फेट में ले जाए, वो सिर्फ किस में ले जाता है, इसको सल्फर में। इसी तरह से ओजोन के केस में भी होता है, अगर ओजोन होता है यहां तो भी यही होता। ठीक है, मेटल सल्फेट्स को ले जाया जाता है, किस, मेटल सल्फाइड को ले जाया जाता है सल्फेट में, लेकिन H2S गैस हमेशा किस में जाती है, सल्फर में। किस में जाती है, सल्फर। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर बात हुई मेटल सल्फाइड को लेके गया ये। ठीक, अब आगे की बात करते हैं अगर अपन, तो जैसे NaNO2 Na2SO3 Ki H2S मैंने लिखा ही है ये। ठीक है, FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस H2O2 और H2O2। क्लियर। अब इनकी रिएक्शंस आपसे पूछेगा वो। चलो, अब यहां क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है इसको, तो ये NaNO3 कहां जाएगा बताओ जल्दी, आया ना। चलो अब इधर देखो, मैंने ये कहा था कि अगर मेटल सल्फाइड लेंगे तो सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर के कहां चला जाएगा, सल्फेट में। मेटल सल्फाइड ऑक्सीडाइज होकर कहां चला जाएगा, सल्फेट में। क्लियर बेटा, आया ना, क्लियर। लेकिन वहीं अगर H2S गैस लेते हैं तो H2S गैस क्या वीक होता है, वीक होता है, इसलिए इसका रिएक्शन आगे ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, इसलिए सल्फर में जाता है। चाहे फिर H2O2 रिएक्शन में आए चाहे ओजोन आए, वो H2S को ऑक्सीडाइज सल्फर में ही कर सकते हैं। यानी अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, चलो फटाफट, जैसे मैंने कहा KMnO4, अब KMnO4 में H2S को भेजो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सल्फर, सल्फेट नहीं। अगर मैं कहूं K2CR27, उसमें आप H2S को भेजो, क्या बनेगा, सल्फर। अगर मैं बोलूं ब्रोमीन वाटर में भेजो H2S को, क्या बनेगा, सल्फर। अगर मैं बोलूं कि IO3- के अंदर भेजो इसको, क्या बनेगा, सल्फर। ये समझा रहा था कि H2S जो होगा वो रिएक्ट करेगा अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो वो सल्फर में जाएगा, लेकिन अगर मेटल सल्फाइड आ जाए तो वो सल्फेट में जाएगा, तो वो सल्फेट में जाएगा, PbSO4 में जाएगा। अभी भी नहीं आया समझ में, आया ना, पक्का। चलो अब यहां पर इनकी रिएक्शन बताओ, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा इसको, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा NaNO3 और खुद चला जाएगा किसमें, H2O। ये Na2SO3 है तो ये ऑक्सीडाइज होकर कहाँ आएगा, Na2SO4 प्लस H2O। इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो कहाँ जाएगा, ये I2 प्लस H2O। इसको करो तो क्या आएगा, फिर से वही सल्फर प्लस H2O। ये बैलेंस कर लेना भाई, बैलेंसिंग में सब बचे हुए आ जाते हैं। इसकी रिएक्शन H2O2 से कराओगे तो Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O। तो इस तरह से इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वाली रिएक्शंस भी कंप्लीट। आया ना, कौन सी रिएक्शन कंप्लीट हुई जल्दी बताओ, आया ना जल्दी, ऑक्सीडाइजिंग। अब आगे बढ़े, अब इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वाली रिएक्शन की बात करते हैं। अगर मैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वाली बात करूं तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करने पर आपको पता है सबसे पहले अगर मैं रिएक्शन कराऊं इसकी Ag2O प्लस H2O2 से, ठीक है, फिर रिएक्शन अगर मैं कराऊं इसकी O3 से, फिर मैं रिएक्शन कराऊं MnO2 से, फिर PbO2 से, ठीक है, फिर आपकी रिएक्शन अगर मैं कराऊं इसकी Pb3O4 से। चलो बताओ प्रोडक्ट बताओ, चलो पहले वाले में तो क्या होगा, देखो ये क्या करेगा, अब इसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करेगा तो Ag प्लस में है तो यहाँ क्या बनेगा, ये Ag, और ये क्या होगा खुद ऑक्सीडाइज, ये -2 में है तो ऑक्सीडाइज होगा तो किस में जाएगा,
ये O2 तो बैलेंस में आएगा पानी, तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा इसका O2 माइनस से 0 में जा रहा है, तो क्या हुआ ये ऑक्सीडाइज, और ये क्या हुआ रिड्यूस। इसको रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा H2O प्लस O2। यहां देखो Mn, अगर मैं इसमें H2SO4 ले लूं एसिडिक मीडियम करके, तो आपका Mn अभी कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है +4, ये रिड्यूस करके +2 में लाएगा, और वो Mn+2 इस सल्फेट से रिएक्ट करके MnSO4 बनाएगा। ठीक है, ये MnSO4 आ गया। PbO2 को वो रिएक्ट करके कहां लाएगा PbO में। ठीक है, हाँ है ना। और अगर मैं इस PbO के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा ये H2O प्लस O2। क्लियर। अब Pb3O4 की रिएक्शन करवाओ, अगर HNO3 भी ले लिया मान लो मैंने, तो क्या रिएक्शन बनेगी देखना जरा। इसकी रिएक्शन बनेगी आपकी PbNO3 प्लस H2O प्लस O2। अब ये कैसे हुई जरा देखना, इसको देखें अगर हम तो दो हिस्सों से बना होता है ये PbO और PbO2 से। क्लियर। अब जब मैंने PbO2 की रिएक्शन इससे कराई होगी तो ये रिएक्शन हुई होगी पहले, और ये रिएक्शन में जो ये Pb होगा ये HNO3 से रिएक्ट किया होगा, क्योंकि ये आपका एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक में भी कौन सा होगा, ये मोर बेसिक वाला होगा, क्योंकि इस पर +2 चार्ज है। +2 चार्ज वाला मोर बेसिक होगा। मोर बेसिक है तो ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो लेड नाइट्राइट। क्लियर। और ये भी बचा हुआ है, ये भी HNO3 से करेगा तो लेड नाइट्राइट, तो ये तो लेड नाइट्राइट में आ गए सारे लेड तो, और ये टूट करके H2O प्लस O2 में आ गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन आई नहीं आई समझ में इसकी हुई। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं H2O2 की, तो H2O2 जो है वो HX से भी रिएक्शन करता है, हेलोजेंस। अब हेलोजन से रिएक्शन कराओ अगर इसकी, तो हेलोजन से रिएक्शन कराने पर देखो क्या होगा। सबसे पहले आपको इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल याद होना चाहिए, और वो सबसे ज्यादा होता है Cl2 इनमें, फिर Br2, और फिर H2O2 का होता है, और फिर I2 का होता है। यानी कि H2O2 इनसे पीछे है, इसका मतलब ये इसको कहां ले आएंगे X2 में, और ये चला जाएगा H2O प्लस O2 में, और यहां X बराबर आ सकता है सिर्फ Cl और Br, I2 नहीं आ सकता। क्या ये मैंने सही लिखा क्या, चेक करके बताओ फटाफट, ये क्या लिख दिया। ठीक है, ये -1 है, ये 0 हुआ है, तो ये तो ऑक्सीडाइज हुआ ना, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज होंगे, और ये इसको रिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज्यादा है, तो इसने इसको क्या किया बोलो, ले गया उधर और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर। अगला देखो, हेलोजन के साथ रिएक्शन होने के बाद अगर हम NaOCl की अगर H2O2 से कराएं, या NaIO4 की H2O2 से कराएं, तो अभी हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें H2O2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है तो नो डाउट ये क्या करेगा, NaCl H2O प्लस O2 बनाएगा, क्योंकि यहां पर जो Cl है उस पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। ठीक है, तो ये रिड्यूस हो गया, देखो इधर, हाँ है ना। अच्छा, इधर से रिएक्ट कराएंगे तो ये आपका इसको भी रिड्यूस करके NaIO3 प्लस H2O प्लस O2 में ले आएगा। हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं जल्दी बताओ। हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं अभी जिसमें हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ट्रीट करवा रहे हैं। किसकी तरह, जल्दी बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो रिड्यूसिंग एजेंट ने रिड्यूस कर दिया इसको। क्लियर। इसके बाद आती है आपको इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बाद इसकी यूजेस की बात अगर हम करें तो इसको एज अ रॉकेट प्रोपेलेंट यूज किया जाता है। किसकी तरह यूज किया जाता है, एज अ रॉकेट प्रोपेलेंट। तो अब रॉकेट प्रोपेलेंट में कैसे यूज करते हैं वो देखो। अगर आप रॉकेट प्रोपेलेंट में यूज करते हैं तो आपका NH2 प्लस H2O2 से रिएक्शन कराएं अगर हम, तो आपका N2 प्लस H2O बनेगा। ठीक है, और ये N2 प्लस H2O बना ये N2 प्लस H2O जो बना, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है ये, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या है ये, जल्दी बोलो, हाईली, फटाफट बोलो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब समझते हो आप, इसका मतलब यह है कि इसमें से जो निकलेगी एनर्जी, वो एनर्जी यूज होगी किसके अंदर, वो रॉकेट के अंदर, जो आपके
फ्यूल की तरह यूज कर रहे थे अपन हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन की कंबशन से जो आपके एनर्जी निकलेगी वो लेके जाती है उस रॉकेट को आगे। ठीक है, दूसरा एक और होता है रिएक्शन कि क्रोमियम +3 और टाइटेनियम +4 के आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे अपन ने कहा कि Ti ले लिया, TiSO4 होल ट्वाइस, ठीक है, H2O2 लिया प्लस H2O लिया, तो ये आपका पर टाइटेनिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा? पर टाइटेनिक एसिड, जो कि ऑरेंज या येलो होगा। कैसा है ये? इसका नाम है पर टाइटेनिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? पर टाइटेनिक एसिड। ये ऑरेंज और येलो कलर का होता है और H2SO4 साथ में बनता है। इस H22 का उपयोग इसके आइडेंटिफिकेशन में भी करते हैं, हाँ या ना? क्या बोला जल्दी बताओ, मैंने इसके आइडेंटिफिकेशन में भी करते हैं। हाँ, H2O2 के बाद अब अपन आते हैं सल्फर। क्या बोला जल्दी बताओ? क्या? सल्फर के जो 2 एलोट्रोप्स होते हैं, चलो बताओ कौन कौन से होते हैं? 2। एक होता है रोम्बिक सल्फर और एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। दोबारा से बोलो, क्या होता है? एक रोम्बिक और एक मोनोक्लिनिक। रोम्बिक को बोलते हैं अल्फा और मोनोक्लिनिक को बीटा। क्या मैंने सही लिखा? क्या जल्दी बताओ ये कन्वर्जन फटाफट। चलो अब इधर देखो, तो ये जो अल्फा होता है यानी कि रोम्बिक सल्फर होता है, उसे हम बीटा मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर अगर मैं क्या कर दूं 369 केल्विन से ज्यादा, और अगर 369 केल्विन से कम कर दूं तो किस में आ जाएगा? वो वापस बीटा किस में आ जाएगा? अल्फा में। ठीक, और अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर 369 केल्विन की ही बात करें तो पर्टिकुलर 369 केल्विन पर, क्या बोला जल्दी बताओ? पर्टिकुलर 369 केल्विन पर दोनों स्टेट स्टेबल होती हैं, और ऐसी स्टेट दोनों स्टेट स्टेबल होती है, और ऐसा टेम्परेचर जिस पर ये स्टेबल है 369, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या कहते हैं जल्दी बताओ? ट्रांजिशनल टेम्परेचर। तो अगर आपसे पूछे कि ट्रांजिशन टेम्परेचर की कौन सा होता है तो क्या बोलेंगे हम? 369। क्या होता है जल्दी बताओ? 369। तो दोनों की दोनों स्टेबल। अब आई रोम्बिक सल्फर की बात, यानी अल्फा सल्फर। अब रोम्बिक सल्फर जो होता है वो येलो कलर का होता है। कैसा होता है? येलो कलर का। कैसा जल्दी बताओ? येलो कलर। क्लियर? अब येलो कलर का होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपसे पूछा है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.06। जल्दी से बताओ, क्या ये सही लिखा है? क्या रोम्बिक सल्फर का? जल्दी बोलो। येलो कलर का होता है और 369 केल्विन आपको बता ही दिया था अभी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या सही है? क्या ये 385.8 केल्विन और 2.06 इसकी जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। जल्दी बताओ, सही है? हाँ या 385.8 क्या है इसका? जल्दी बताओ। एमपी। क्या? एमपी। क्या? ठीक। अब आपकी बात करें तो ये जो होता है ना, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। क्या बोला जल्दी बताओ? पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, बट डिसॉल्व हो जाता है किस में? बेंजीन में, अल्कोहल में। ठीक है, किस में? बेंजीन में हो जाएगा, अल्कोहल जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं ना, इनमें डिसॉल्व। कार्बन डाइसल्फाइड में ये कंप्लीटली सॉल्युबल होता है। क्या बोला जल्दी बताओ? कार्बन डाइसल्फाइड में ये कंप्लीटली क्या हो जाता है? सॉल्युबल। कार्बन डाइसल्फाइड में कंप्लीटली क्या हो जाता है? सॉल्युबल। ठीक। रोम्बिक सल्फर के बाद आता है आपका मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर जो होता है वो मोनोक्लिनिक सल्फर, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 393 केल्विन। कितना होता है? 393 केल्विन। क्लियर? और उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.98 केल्विन होती है। ठीक है, और ये कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है ये भी अच्छे से। ठीक, तो दोनों आपके पास एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर आ गई। अब दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म जो होती हैं सल्फर की, उसमें S8 स्ट्रक्चर होती है दोनों की, और वो S8 स्ट्रक्चर होती है क्राउन लाइक। कैसी होती है? क्राउन। S2 सॉलिड कभी एग्जिस्ट नहीं करता है पाई बॉन्ड वाला। ये केमिकल बॉन्डिंग में बताया था, क्योंकि 3p पाई सॉल्युबल
नहीं होती है। क्या बोला जल्दी बताओ, हाँ या ना, क्या बोला जल्दी बताओ मैंने, S डबल बॉन्ड S एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, समझ में आया, हाँ या ना, ठीक। तो S8 स्ट्रक्चर होती है और आजकल सल्फर 2 से लेकर के 8 तक के कई सारे सल्फर खोजे जा चुके हैं, उसमें से एक है S6 और इस S6 का होता है एंजल सल्फर नाम। तो आपसे अगर बोले कि S6 एंजल सल्फर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो S6 का चेयर शेप होता है। कैसा होता है, चेयर शेप। S6 का कैसा स्ट्रक्चर है बताओ, चेयर शेप। और 0 से लेकर के 2 तक, सॉरी 2 से लेकर के 8 तक के सल्फर खोजे जा चुके हैं अभी, ठीक है। तो S2 जो है वो सॉलिड एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन S2 वेपर एग्जिस्ट करता है और वो करता है अकॉर्डिंग टू MOT, ठीक है। और ये सेम प्रॉपर्टी रखता है लाइक ऑक्सीजन और पैरामैग्नेटिक होता है, यानी इसके भी एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जल्दी से बताओ क्या बोला मैंने, इसके भी जो एंटी बॉन्डिंग है उसमें 2, दोबारा बोलो, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बात है इसकी विस्कोसिटी। अगर हम नॉर्मली सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट देखें जनरली, तो आपके 112.8 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो अगर हम टेम्परेचर 112.8 से लेकर के 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं, तो इसकी विस्कोसिटी में क्या डिफरेंस आएगा, देखो ये इसकी क्या होती है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आप 112.8 से लेकर के 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रखते हैं, तो उस कंडीशन में जो ये जो रिंग ये आपस में एक दूसरे के पर स्लिप करने लगती है, ऐसे स्लिप करने लगती है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी विस्कोसिटी स्लोली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होगी अप टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर आपने उसके मेल्टिंग पॉइंट 112.8 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया और आप 160 तक लेके गए, तो 160 तक जाने पर ये जो रिंग है वो आपस में एक दूसरे पर स्लिप करती है। स्लिप करने की वजह से इसकी विस्कोसिटी स्लोली डिक्रीज होने लगती है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर जो है वो 160 से ज्यादा कर दिया और 190 के आसपास लिया है, तो उस कंडीशन में क्या होने लगेगा, ये रिंग टूट जाएगी। ये रिंग टूट के एक लंबी चेन बन जाएगी ऐसे। अब आप सोचो उस लंबी चेन को लेके जाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो विस्कोसिटी क्या होगी, शार्पली बढ़ जाएगी, अचानक से बढ़ जाती है खटाक से, पक्का। तो इसकी जो विस्कोसिटी है वो अचानक से बढ़ जाएगी क्योंकि लंबी चेन हो गई वो, क्लियर। तो 160 से ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो विस्कोसिटी शार्पली इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, आपको ध्यान होना चाहिए, क्लियर। तो ये सल्फर की कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। या उससे पहले एक और बात आप देख लो कि इसके जो एमॉर्फस फॉर्म होती हैं वो भी 3 होती है सल्फर की। कौन कौन सी होती है, एक तो मिल्क सल्फर, एक कोलाइडल सल्फर, हाँ या ना, पक्का। और कौन सा होता है तीसरा, बताओ जल्दी से, फटाफट बोलो। सल्फर 3 होते हैं, प्लास्टिक सल्फर, कोलाइडल सल्फर और मिल्क सल्फर। अब कंपाउंड आया SO2। SO2 को कैसे बनाते हैं, तो अगर आप सल्फर को लेंगे और सल्फर को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे, तो सल्फर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो सल्फर जलने के बाद SO3 बनाएगा। लेकिन कुछ एक्सटेंट में 6 से 8% वहां पर SO2 भी बन जाएगा। तो एक तरीका तो यह है कि जब सल्फर को आप बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उस कंडीशन में जो है वो SO3 बनती है और 6 से 8% जो है वहां पर SO2 भी बन जाती है। दूसरा एक और तरीका होता है और उस तरीके के अंदर हम बात करते हैं SO3 2- सल्फाइड। अगर हम इसमें एसिड डाल दें तो टेस्ट विद एसिड होगा और एक गैस निकलेगी SO2। तो टेस्ट विद एसिड से भी आपके SO2 गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं आप, हाँ या ना, क्या बोला जल्दी बताओ। टेस्ट विद एसिड से भी SO2 गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लियर। अब देखो आगे, अब जब बात करते हैं इसकी, तो और भी तरीके होते हैं जिनसे ये प्रोड्यूस किया जा सकता है।
क्लियर। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन मैंने उस दिन सॉल्ट एनालिसिस के अंदर जब पढ़ा रहा था तब बताई थी, याद हो तो। कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन जब पढ़ा रहे थे तो मैंने कहा था कि SO2 गैस निकलती है, तो इन सब से रिएक्शन जब होगी तो अपने आप ही कौन सी गैस बाहर आएगी, देखो SO2, CuSO4 प्लस SO2, Ag2SO4 प्लस SO2, HgSO4 प्लस SO2, CO2 प्लस SO2 प्लस H2O। ये चारकोल भी बोल सकते हो आप इसको, है ना। यहां पर सिर्फ SO2 प्लस H2O, इसको अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो NaHSO4 प्लस H2O प्लस SO2। तो SO2 बनाने के दूसरे तरीके भी और आ सकते हैं, अल्टरनेट मेथड्स, ठीक है। तो इन सभी एलिमेंट की अगर कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराओ तो जब सॉल्ट पढ़ाया था तब आपको बताया था कि कंसंट्रेट H2SO4 से आपके कौन सी गैस निकल जाती है, SO2। तो इस तरह से SO2 भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो SO2 की प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो गई, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 से बस दो नहीं किया करते रिएक्शन, गोल्ड और प्लेटिनम, ये रिएक्ट नहीं करते, बाकी जनरली सब रिएक्ट करके क्या देते हैं, SO2। अब इसके इंडस्ट्रियल स्केल पर जो रिएक्शन होती है वो होती है FeS2 प्लस O2, इसको O2 के साथ बर्न कर रहे हैं। तो अगर आपको याद हो कि अगर किसी सल्फाइड को O2 के साथ बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने उस ओर को इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट किया है, तो उसका एक नाम होता है रोस्टिंग, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो अगर लैंग्वेज में आ जाए कि इस FeS2 के रोस्टिंग से गैस जो निकलती है वो SO2 होगी, तो सही है कि गलत है, यस, क्लियर। तो रोस्टिंग ऑफ FeS2 से जो SO2 निकलती है उसे इंडस्ट्रियल स्केल पर बनाया जाता है, क्लियर। और इसका भी एक नाम होता है अगर याद हो तो, फूल्स गोल्ड। क्या होता है, फूल्स गोल्ड, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल स्केल पर भी बन जाएगी। अब जब SO2 की बात करोगे तो SO2 जो है वो एक गैस होगी, कलरलेस, परंतु पंजेंट स्मेल होती है इसकी, कलरलेस होती है और पंजेंट स्मेल होती है, हाँ या ना, हाँ या ना, पक्का। तो क्या बोला मैंने, बताओ। SO2 गैस जो होती है वो कैसी होती है, पंजेंट स्मेल होती है, और पंजेंट स्मेल होने के साथ साथ एक खास बात है, एसिडिक गैस होती है। अगर ये एसिडिक गैस है तो ये NaOH पे पास करोगे तो आपका एक सॉल्ट बना देगा Na2SO3। और आपने पढ़ा था अगर एक्सिस में SO2 पास कर दें इसमें तो आपका ये बाईसल्फाइड बन गया था, आया ना, पक्का। अगर आप SO2 को NaOH से पास करेंगे तो सोडियम सल्फाइड होगा, और अगर एक्सिस में पास करेंगे तो जल्दी बोलो क्या बन जाएगा, सोडियम बाईसल्फाइड। क्या बन जाएगा, सोडियम बाईसल्फाइड। तो ये आपके एसिडिक रिएक्शन थी इसकी। अब SO2 जो होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होती है। क्या बोला जल्दी बताओ, SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होती है। कैसे, अगर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया होगे आप तो ये कहां चली जाएगी, सल्फेट में, और अगर रिड्यूसिंग एजेंट लिया होगे तो कहां चली जाएगी, सल्फर में। लेकिन अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया होगे तो कहां चली जाएगी, सल्फाइड में, क्लियर। तो ये इसकी रिएक्शंस होती हैं, और ये सारी रिएक्शन है मैंने सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ाई थी, मैं आपको बोल के भी बता सकता हूं। यहां पर आपने क्या क्या लिखना था, KMnO4, KMnO4 का पिंक या पर्पल सोल्यूशन होता है, उसके अंदर SO2 पास करते हैं तो Mn+2 का कलरलेस सोल्यूशन प्लस सल्फेट। डाइक्रोमेट याद करो, K2Cr2 में SO2 पास करो तो Cr+3 का ग्रीन सोल्यूशन बन जाता है प्लस सल्फेट। फिर तीसरी थी Fe+3 का येलो सोल्यूशन होता है, उसमें SO2 पास करते हैं तो Fe+2 का ग्रीन सोल्यूशन प्लस सल्फेट। फिर ब्रोमीन का ब्राउन कलर होता है, उसमें SO2 पास करते हैं तो वो Br- प्लस SO2 बनती है, यानी ब्राउन कलर कलरलेस। फिर IO3 में SO2 पास करते हैं तो IO3 से I2 बनती है, और I2 फिर स्टार से पास करते हैं तो डीप ब्लू, याद आया, कॉम्प्लेक्स बनता है तो डीप ब्लू कलर आता है। ये भी आपकी S की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी,
रिड्यूसिंग वाली प्रॉपर्टी की बात करें तो जिंक प्लस H2SO4 से रिएक्शन करते तो नेसेंट हाइड्रोजन बनती है। नेसेंट हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और नेसेंट हाइड्रोजन जो भी आएगा हमेशा उसको लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में फेंक जाएगा। तो सल्फर का लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगा, इसलिए सल्फर से -2 बन जाएगा। ऐसे डिवार्ड एलॉय के साथ बताया था, जिंक प्लस NOH अगर आएगा तो दोनों रिएक्ट करके नेसेंट हाइड्रोजन बनाएगा। नेसेंट हाइड्रोजन हमेशा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा और वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इस सल्फर को उठा के सल्फाइड में ले आएगा। ये सारी रिएक्शनें मैंने आपको पढ़ा दी थी सॉल्ट के अंदर, ठीक है। एक बार फिर से जब हम सॉल्ट करेंगे तो सॉल्ट के अंदर वापस आ जाएगा। तो यहां तक की बात अपन ने समझ में आ गई कि SO2 की रिएक्शन थी। SO2 की रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है। अब SO2 का एक खास और यूज होता था, अगर याद हो तो, कि SO2 प्लस वाटर रिएक्ट करके H2SO4 प्लस H बनाता था, याद है। और ये माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट होता था। क्या होता था जल्दी बताओ? माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट। क्या वाला जल्दी बताओ? माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट। ये भी मैंने सॉल्ट के अंदर एक लाइन समझाई थी कि SO2 प्लस वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो H2SO4 प्लस H बनता है और ये आपका माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट होता है। क्लियर सबको? तो माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट भी होता है SO2। क्लियर? तो अगर बात करें हम SO2 की तो माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट होता है, ये समझ में आ गया। अब SO2 की रिएक्शन की खास बात एक क्या कि SO2 अगर Cl2 के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल तो आपका SO2Cl2 बन जाता है। और SO2Cl2 जो होता है वो गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। क्या वाला जल्दी बताओ? इट इज अ गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट। और ये पहले भी एक बार आ चुका है कहीं पे, और ये अपन ने कहा पढ़ा था, याद करो, वहां पे, कहां पे? हाइड्रोलिसिस के अंदर आया था ये, ठीक है। और पी ब्लॉक के अंदर भी एक जगह आया था अगर याद हो तो, कहां पे बताओ? 15th ग्रुप के अंदर, जब हम इसके अंदर एक खास बात बताए थे कि P4 की अगर SOCl2 से कराएं और P4 की अगर SO2Cl2 से कराएं तो क्या बनेगा। तो इसका एक की पॉइंट दिया था कि अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +6, +4 एक कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हेलोजन वाला बनेगा, Cl वाला। और ये भी क्लोरीनेटिंग एजेंट है गुड, तो ये भी इसके साथ Cl वाला प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन अब फास्फोरस के दो होते हैं Cl वाले प्रोडक्ट, तो एक PCl3 और एक PCl5। अब आपको ये डाउट आएगा कि इसमें कौन सा कौन बनाएगा, तो बस की पॉइंट बताया था, ये ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, तो इनमें से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? इसकी। याद आया? तो इसका मतलब ये PCl5 बनाएगा, ये PCl3 बनाएगा। की पॉइंट से याद करो, बताया था ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तो ज्यादा वाला बनाएगा, कम ऑक्सीडेशन स्टेट कम वाला बनाएगा, ठीक है। चलो, और एक फेमस रिएक्शन SO2 की अगर O2 से कराई जाती है और उसमें वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड लिया जाता है तो ये SO3 बनाता है। क्या वाला जल्दी बताओ? SO2 की अगर O2 से रिएक्शन कराते हैं तो O2 से रिएक्शन करने पर V2O5 कैटलिस्ट लिया जाता है, बचपन से पढ़ा है। और ये कैटलिस्ट जो होता है उसको कहां ले, समझ में आ रहा है बेटा आपको? पक्का? चलो, तो ये रिएक्शन समझ में आएगी नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना? क्लियर सबको? अब देखो इधर, अब SO2 के स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो SO2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है बताओ? बेंट स्ट्रक्चर। हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो क्या आएगा? sp2 प्लेनर, ठीक, क्या आएगा? sp2 प्लेनर। अब इसके यूज की बात करें तो पहला जो यूज है वो पहला यूज इसका आएगा SO2 का कि ब्लीच करने के काम आती है, किसको? सिल्क और वूल को, ठीक है। दूसरा यूज कि ये जो है वो कई सारे कंपाउंड बनाने में काम आती है, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम बाइसल्फाइड, ठीक है। इसी तरह से लिक्विड SO2 जो होती है वो एक गुड सॉल्वेंट की तरह यूज करती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक। तो ये जो इसके यूजेस होते हैं वो आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, ब्लीचिंग बोलो किसके लिए काम आता है? रिफाइन करने के लिए। और रिफाइन किसके लिए? रिफाइन बताओ किसके लिए? सिल्क और वूल को रिफाइन करने के लिए। फिर कई सारे कंपाउंड बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, कैल्शियम बाइसल्फाइड, ये सारे कंपाउंड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है।
तीसरा एक यूज जो मैंने बताया अभी कौन सा, कि इसका जो लिक्विड SO2 होती है वो अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है किसके अंदर, बोलो किसके अंदर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक, तो इसके ये यूजेस भी आपको याद करने हैं। ठीक, इसके बाद आता है आपका दूसरा कंपाउंड H2S। अब H2S बनाने का एक सिंपल सा तरीका, और वो सिंपल सा तरीका मैंने बताया था आपको, याद करो कि FeS ये सॉल्ट में पढ़ाया था। अगर FeS की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl से करा दें तो ये एक ऐसा ब्लैक मेटल सल्फाइड है जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स में सॉल्व होता है। हाँ या ना, क्या बोला जल्दी बताओ, पक्का? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सॉल्युबल हो जाता है, जिससे ये FeSO4, FeCl2 और H2S गैस बनाता है। ये H2S गैस इस रिएक्शन से, याद करो, किप्स एपरेटस में बनाई जाती है। अगर आपको याद आया हो तो किप्स एपरेटस, भूल गए साहब, सॉल्ट के अंदर बताया था। तो ये H2S गैस बनाने की रिएक्शन होती है, फेमस रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर? तो H2S गैस की बात कर ली। अब H2S गैस जो बनती है वो जब बाहर आती है तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बताया था आपको कैडमियम एसीटेट और लेड एसीटेट का पेपर लिया जाता है। तो जब H2S बाहर निकलती है तो अपन क्या करते हैं, यहां पर आप जल्दी बोलो, यहां पर आप क्या करते हो, ये H2S बाहर निकलेगा इससे, और ये जब बाहर निकलेगा तो यहां पर आपका जो ये कैडमियम एसीटेट या लेड एसीटेट का जो पेपर है वो H2S से रिएक्ट करेगा। अगर कैडमियम एसीटेट होगा तो CDS का येलो PPT बनेगा, और अगर आपका लेड होगा तो उसका ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा। H2S की बात करी अपन ने, तो H2S की रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। अब इसकी जो रिएक्शंस थी वो सॉल्ट के अंदर बताई थी कि H2S एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ या ना, जल्दी से बताओ, आगे बढ़ते हैं। अब H2S जो है एक वीक एसिड भी होता है। अगर आप इसको पानी में डाल देंगे तो ये बेचारा कम आयनाइज्ड होगा। ठीक है, तो ये वीक एसिड होगा। पक्का? हाँ या ना, जल्दी बोलो। अब देखो इधर H2S की बात कर रहे हैं तो एक वीक एसिड हो गया। ठीक है, H2S की बात कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक, H2S की रिएक्शन है सारी की सारी वही होंगी जो अभी बताई थी। MnO4 में पास करोगे तो सल्फर, K2Cr2 7 में पास करोगे तो सल्फर, Fe+3 में पास करोगे तो सल्फर, IO3 में पास करोगे तो सल्फर, और ब्रोमीन वाटर जो ब्राउन कलर का उसमें पास करोगे तो सल्फर, और सबके ऑब्जर्वेशन वही आएंगे। तो यही मैं अभी थोड़ी देर पहले करा रहा था कि H2S से रिएक्शन करने पर प्रोडक्ट जो बनेगा वो सल्फर बनेगा। अगर मैं SO2 और H2S की रिएक्शन करा दूं तो आप देखो ये +4 है, ये -2 है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये सल्फर प्लस H2O बनाएगा और इस सल्फर की व्हाइट या येलो टर्बिडिटी आ जाएगी। इस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोला जल्दी बताओ? कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं जल्दी बताओ? कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हाँ या ना? अब जो H2S होता है ना, इस H2S को हम H2S कोई भी गैस होती है तो उस गैस को क्या एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं, उन्हें कहते हैं हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब उसमें से पानी बाहर निकालने वाले। ठीक है, और अगर उस गैस को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर ले तो उन्हें कहते हैं ड्राइंग एजेंट। तो H2S के लिए जो ड्राइंग एजेंट होते हैं वो जनरली हम लेते हैं CaCl2 ले सकते हैं, इसी तरह से हम क्या है L2O3 ले सकते हैं डिहाइड्रेट। ठीक है, लेकिन हम H2SO4 कभी नहीं ले सकते। हम कौन सा इसके लिए नहीं ले सकते ड्राइंग एजेंट के तौर पर? H2S। क्यों बताओ जल्दी से? कि अगर आप चाहो
अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, CaCl2 का एज अ ड्राइंग एजेंट ले सकते हो, L2O3 को ले सकते हो, P2O5 को ले सकते हो, बट आपसे कह रहा है कि H2SO4 को नहीं ले पाओगे आप। क्यों H2SO4 को क्यों नहीं ले सकते, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। सोच लिया, चलो बोलो क्या बनेगा। ये भी, हाँ जल्दी बोलो, ये बन जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए इसको यूज नहीं करते हैं अपन, ठीक है। अब इसके बाद अगला कंपाउंड आता है इसका H2SO4। H2SO4 को बनाने की जो की स्टेप है वो की स्टेप एक ही है, और वो की स्टेप ये है कि SO2 लो, उसका O2 से रिएक्शन कराओ, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लो और SO3 बनाओ। ये की स्टेप मानी जाती है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हाईली। ये क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहां देखो आप, ये SO2 है, O2 है और ये बना दिया, इसको अपन कहते हैं कॉन्टेक्ट प्रोसेस। अगर आपसे बोले कि H2SO4 को बनाने के प्रोसेस का नाम बताओ तो आप बोलेंगे कॉन्टेक्ट प्रोसेस। दूसरा सवाल, कॉन्टेक्ट प्रोसेस में जो कैटलिस्ट होता है वो बताओ, तो बोलेंगे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अगर आपसे बोले कि इसमें क्या हो रहा है तो आप बोलेंगे SO2 ऑक्सीडाइज होकर SO3 बन रहा है। क्लियर। अब जो सल्फर है उस सल्फर को आप ऑक्सीडाइज करके SO2 बना सकते हैं। ये SO3 बनने के बाद, ठीक है, इस SO3 को पानी में डाल देते हैं, पानी में डालते ही आपके क्या बन जाएगा, H2SO4। क्या बनेगा, H2SO4, और उस H2SO4 को ओलियम में डाल के निकाल लेते हैं, ठीक। और फिर उसका अपन क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन, जिससे कि हमारा H2SO4 आ जाता है, और H2SO4 इस तरह से करीब करीब 98% तक कंसंट्रेट मिलता है, ठीक। अब H2SO4 की बात करें तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साथ वो एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जैसे अगर मैं आप रिएक्शन कराऊं इसकी, ये अगर मैं इसका कंसंट्रेट H2SO4 से कराऊंगा तो नो डाउट इट इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट गुड है तो उसमें से क्या निकाल लेगा, इसमें से क्या निकाल लेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो पानी, और पानी निकालेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बन, यहाँ क्या बन जाएगा, CO, यहाँ क्या बन जाएगी, CO प्लस CO2। तो ये गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है तो पानी निकाल लेता है। अभी कंसंट्रेट H2SO4 के लिए मैंने बोला था एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, और जो SO2 की रिएक्शन है लिखवाई थी अभी जस्ट राइट नाउ, उन सभी SO2 की रिएक्शंस में आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, वापस से H2SO4 की रिएक्शन आ जाएंगी, ठीक है। अब H2SO4 एक गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, बट P2O5 से अच्छा नहीं होता। तो अगर P2O5 और H2SO4 की रिएक्शन लगाने तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी बताओ, हाँ या ना, इसका प्रोडक्ट बताओ। और मैंने आपको बता भी दिया कि ये अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, बल्कि ये है गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी ये इसमें से पानी खींच लेगा, जल्दी बोलो, ये इसमें से पानी खींच लेगा, जल्दी बोलो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोचो, HPO3 प्लस SO3, ठीक है। तो ये आपका P2O5, क्लियर। तो ये आपका पूरा का पूरा 16 ग्रुप भी समाप्त। थायोसल्फेट की जो बात है वो थायोसल्फेट में सॉल्ट में लूंगा, ठीक है, बाकी नेक्स्ट में पढ़ेंगे। चलो, बेस्ट ऑफ लक।